हेलो गाइस, हम लोग लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 115 तक कर चुके हैं और आज हमें क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट करना है। तो ये चैप्टर है बहुलक यानी कि पॉलीमर। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है वो पॉलीमर से रिलेटेड हैं, उनके बारे में कुछ फैक्ट भी जानेंगे और साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शंस का भी एनालिसिस करेंगे, ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, जिससे अगर इसके आसपास से भी क्वेश्चन बने या इसी में से क्वेश्चन अगर बनता है तो बड़े आराम से हम लोग अटेम्प्ट कर सकें। और सबसे अच्छा तरीका यही है अगर एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले पढ़ने का, कि आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके जाइए, हमेशा रिजल्ट उसका पॉजिटिव ही मिलेगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 से। क्वेश्चन नंबर 116 बताने से पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं पॉलीमर क्या होता है। देखिए, पॉली का मीन्स आपको पता होगा, पॉली का मीन्स होता है मैनी। तो पॉली का मीन्स होता है मैनी, और मर यानी कि बहुत सारे मर्स से मिलकर अगर कोई चीज़ बनती है तो वो क्या कहलाती है, वो पॉलीमर कहलाती है, बहुत सारे मर्स से मिलकर। अब पॉलीमर बनने की जो प्रोसेस होती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो वो पॉलीमेराइजेशन कहलाती है। पॉलीमर बनने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, पॉलीमेराइजेशन। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो देखिए, दो तरीके के टाइप्स हो सकते हैं। एक तो नेचुरल हो सकता है कि जो आपको प्राकृतिक रूप से मिले, और एक हो सकता है सिंथेटिक रूप, जो आप तैयार करते हो आर्टिफिशियल तरीके से। तो अगर हम पॉलीमर्स की बात करें तो दो टाइप देखने को मिल रहा है, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल के एग्जांपल की बात करें तो जो आपको प्लांट से मिल जाए फाइबर या पॉलीमर, जो आपको एनिमल्स से मिल जाए। अब बात ये आती है प्लांट या एनिमल से कौन से पॉलीमर्स हमको मिल रहे हैं, तो आपको ध्यान होगा सेल्यूलोस, ये हम प्लांट से ही तो प्राप्त करते हैं। स्टार्च, ये भी हमें प्लांट से ही तो मिलता है। रबड़, ये हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी कि ये नेचुरल पॉलीमर्स के अंतर्गत आ जाएंगी। अगर सिंथेटिक की बात करें तो सिंथेटिक में देखिए, रबड़ सिंथेटिक रूप में भी बनती है, तो रबड़ हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, ये हमारा सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, फाइबर्स हो गए। ठीक है, बाकी कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो टेफ्लॉन हो गया, ठीक है, मेलामाइन हो गया, मेलामाइन। और कुछ और एग्जांपल की बात करें तो पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीथीन हो गया। ये सब क्या है, ये सब सिंथेटिक तरीके के हैं। तो यानी पॉलीमर्स क्या हैं, बहुत सारे मर्स मिलकर, बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। बहुत सारे ये हमारे मोनोमर्स हैं और बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर किस प्रोसेस से बनता है, वो प्रोसेस पॉलीमराइजेशन कहलाता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो नेचुरल पॉलीमर होता है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है। नेचुरल पॉलीमर जो हमें प्लांट से, एनिमल से प्राप्त हो, वो नेचुरल पॉलीमर के अंतर्गत आएगा। जैसे सेल्यूलोस, स्टार्च, रबड़, ये सब चीज़ें हमें प्लांट या एनिमल से मिलती हैं। सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें तो रबड़, प्लास्टिक, फाइबर, टेफ्लॉन ना, मेलामाइन, पीवीसी, पॉलीथीन, ये सभी क्या है, हम सिंथेटिक रूप से तैयार करते हैं, तो ये हमारा सिंथेटिक पॉलीमर के अंतर्गत आ जाएगा। अब इनके क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन विकल्प में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित है। अब देखिए, थोड़ा सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जान लेंगे तभी तो इसको समझ पाएंगे। तो देखिए, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक दो तरीके का होता है। उससे पहले मैं बता दूं प्लास्टिक क्या चीज़ है। तो अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो ये क्या है, एक प्लास्टिक पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है, लॉन्ग कार्बन चेन का पॉलीमर है, लॉन्ग कार्बन चेन का पॉलीमर है, लॉन्ग कार्बन चेन। तो हमने क्या जाना, प्लास्टिक क्या है, एक पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है, लॉन्ग कार्बन चेन का एक पॉलीमर है। ये दो तरीके का होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर यह है कि अगर आप थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो हीट करने पर शेप और साइज़ में चेंज ला सकते हैं हम इसको। अगर हम हीट कर दें तो शेप और साइज़ में चेंज आ जाएगा। एग्जांपल की बात करें तो पॉलीथीन, ये कैसा एक थर्मोप्लास्टिक है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीस्टीरीन, ये क्या है, पॉलीस्टीरीन, ये क्या है, ये भी क्या है, थर्मोप्लास्टिक। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हीट करने पर शेप और साइज में चेंज नहीं कर सकते, तो वो थर्मोसेटिंग, एक बार आपने हीट कर, मुलायम हुआ, आपने एक शेप दे दिया, दोबारा हीट करके आप उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते। तो ये आता है टेफ्लॉन, ये कैसा है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। टेफ्लॉन हो गया, मेलामाइन हो गया, ठीक है, टेफ्लॉन, मेलामाइन। और बेकेलाइट हो गया, बेकेलाइट। और एग्ज़ाम्पल की बात करें तो बीटल हो गया, और एग्ज़ाम्पल की बात करें तो ग्लिप्टल हो गया,
तो ये सब क्या है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो टेफ्लॉन, मेलामाइन, बेकेलाइट, बीटल, क्रिप्टल, ये सभी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर समझ में आया होगा। इन्होंने कहा किल्न विकल्प में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित है। पॉलीथीन, पॉलीथीन को आप हीट करने पर शेप और साइज में चेंज हो जाएगा, तो यानी पॉलीथीन क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन तो इसीलिए नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे मेलामाइन, तो देखिए मेलामाइन तो है, मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, लेकिन पहला वाला नहीं है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी थर्मोप्लास्टिक होता है, इसलिए ये नहीं होगा। बाकी बेकेलाइट तो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पॉलीथीन, पॉलीथीन हीट करने पे शेप एंड साइज में चेंज होगा, तो थर्मोप्लास्टिक है। पीवीसी, ये भी थर्मोप्लास्टिक है। यहाँ पे बेकेलाइट और एपॉक्सी रेसिन, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि बेकेलाइट और एपॉक्सी रेसिन। यहाँ पे एक एग्जांपल देना भूल गया मैंने आपको, टेफ्लॉन, मेलामाइन, बेकेलाइट, बीटल, ग्लिप्टल, और एक एग्जांपल और लिख लीजिए आप, एपॉक्सी रेसिन। ये भी क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यानी कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप हीट करके इनके शेप एंड साइज़ में चेंज नहीं कर सकते। तो 16 का 116 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या बताया है। बेकेलाइट एवं इपॉक्सी रेसिन में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मोड़ने पर टूट जाता है और इस पर तापमान का कोई असर नहीं होता है। ये वही बात है मैंने आपको बताया, हीट करने पर इसके शेप एंड साइज़ में चेंज नहीं होगा। ये क्यों, क्योंकि उसके टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ रहा है उस पर। और ये कैसा है, मोड़ेंगे अगर आप ये तो टूट जाएगा। यानी इसको एक बार हीट करके आप शेप एंड साइज़ दे सकते हैं, दोबारा उसके शेप एंड साइज़ में चेंज नहीं कर सकते, वही बता रहे हैं। और इसको बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गर्म करने पर केवल एक बार आकृति में ढाला जा सकता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन, तो मैंने आपको बेकेलाइट, मेलामाइन के अलावा भी और भी एग्जाम्पल दिए हैं। तो 116 समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 117 इन्होंने पूछा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का जो निर्माण है वो काठ की लुगदी या वुड पल्प से किया जाता है। तो देखिए रेयॉन जो है, रेयॉन वो काठ की लुगदी से बनता है, और काठ की लुगदी को हम लोग क्या बोलते हैं, वुड पल्प। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, रेयॉन जो है वो वुड पल्प से बनता है, यानी कि काठ की लुगदी से बनता है। रेयॉन के बारे में और कुछ बात बताऊँ मैं, तो ये फर्स्ट मैन मेड फाइबर है। तो पेपर ऐसे भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट मैन मेड फाइबर कौन सा है, तो फर्स्ट मैन मेड फाइबर आपका रेयॉन होगा। दूसरा ये कि ये आर्टिफिशियल सिल्क है, और इसका अपीयरेंस कैसा होता है, सिल्क लाइक अपीयरेंस होता है, इसीलिए ये क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है। कपड़ा उद्योग में बात करें तो इस रेयॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कस रेयॉन। कपड़ा उद्योग में विस्कस रेयॉन बोलते हैं, या फिर आर्ट सिल्क बोलते हैं, आर्ट सिल्क। तो ये कुछ बातें, कृत्रिम रेशम। तो ये कुछ बातें आपको रेयॉन के बारे में जाननी है कि काठ की लुगदी या वुड पल्प से बना होता है, फर्स्ट मैन मेड फाइबर है, आर्टिफिशियल सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क है। और क्यों इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है, क्योंकि इसका अपीयरेंस जो है वो सिल्क लाइक अपीयरेंस होता है। और विस्कस रेयॉन और आर्ट सिल्क इसको कपड़ा उद्योग में बोलते हैं। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा वुड पल्प से किसका निर्माण हुआ है, तो रेयॉन का। रेयॉन का निर्माण काठ की लुगदी या वुड पल्प से किया जाता है। रेयॉन पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर है। देखिए इन्होंने बताया है कि पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित होता है। ये ना तो प्राकृतिक रूप से मतलब प्राकृतिक रूप से भी मिलता है, लेकिन हम इसको कृत्रिम रूप से भी बनाते हैं। तो या तो ना, ये तो ना प्राकृतिक फाइबर है, ना ही कृत्रिम फाइबर है, ये क्या है, अर्ध कृत्रिम फाइबर है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया, वास्तव में यह ना तो पूरी तरह से कृत्रिम तंतु है, यानी कि आर्टिफिशियल, यानी कि वो आर्टिफिशियल ही बोलेंगे, आर्टिफिशियल फाइबर है, और ना ही पूरी तरह से ये नेचुरल फाइबर है, ये एक अर्ध कृत्रिम फाइबर है। और कपड़ा उद्योग में इसको विस्कस रेयॉन या कृत्रिम रेशम या आर्ट सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो रेयॉन के बारे में ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 118 में इन्होंने पूछा है कि सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हमारे पास ये 4 कथन है कि प्राकृतिक फाइबर से सस्ता होता है। देखिए जो आपका सिंथेटिक फाइबर होता है ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, हमारे नेचुरल सेटेलाइट से, नेचुरल फाइबर से काफ़ी सस्ता पड़ता है सिंथेटिक फाइबर। तो पहला पॉइंट सही है, और इन्होंने गलत पूछा है, प्राकृतिक फाइबर से सस्ता है। हाँ ठीक है, सिंथेटिक फाइबर जो है वो प्राकृतिक फाइबर से सस्ता है। प्राकृतिक फाइबर से सशक्त है, देखिए ये हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक ये सब बहुत सालों तक चलते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। और वहीं सेलुलोज, स्टार्च, रबड़ ये सब क्या होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यानी कि ये जो सिंथेटिक फाइबर है हमारे, ये सशक्त है। पॉलीथीन देख लीजिए, सालों साल सड़ती नहीं है।
तो ये बहुत सशक्त है, तो प्राकृतिक फाइबर से सशक्त होता है, ये बात भी सही हो रही है। प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ होता है, ये बात गलत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। प्राकृतिक फाइबर से तो बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, तो जो गलत है वही यहाँ पे सही होगा। धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसान है। आप पॉलीथीन को नहीं धो पाते, आप प्लास्टिक को नहीं धो पाते, आप रबड़ को नहीं धो पाते, धो लेते हैं, ईजिली धो लेते हैं, तो धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसान होता है, ये बात भी सही है। गलत पूछा है तो प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ होगा, तो क्वेश्चन नंबर 118 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। देखिए, न चिपकने वाले बर्तन पर लेपित किया जाता है वो टेफ्लॉन की कोटिंग करी जाती है। टेफ्लॉन आपने सुना होगा कि टेफ्लॉन की कोटिंग हुई है। टेफ्लॉन के क्या होता है, ये पहली बात तो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो ये भी पूछ सकते हैं टेफ्लॉन क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यानी एक बार गर्म करके मुलायम करके इसको एक शेप दे दिया जाता है, दोबारा इसके शेप और साइज़ में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद टेफ्लॉन का यूज़ क्या है, तो टेफ्लॉन ऐसे बर्तन जिनमें स्टिक नहीं होती है, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं, नॉन स्टिक का मतलब समझ रहे, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल, यूटेंसिल मतलब बर्तन, और नॉन स्टिक मतलब जिसमें स्टिक ना होती हो, और कुकिंग मतलब पकाने वाले, मतलब बिना स्टिक वाले पकाने वाले जो बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, जिससे कि जो चीज़ हम पका रहे हैं वो उसमें जाके चिपके नहीं। तो वही यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है, ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर, तो वो टेफ्लॉन की कोटिंग करी जाती है, जिससे कि वो चिपके नहीं। तो अगर हम टेफ्लॉन के बारे में पूछें तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स में टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। एक बात याद रखिएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का ये पॉलीमर है, तो टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर है, और रासायनिक रूप से निष्क्रिय और ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक होता है। ये ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक होता है, यानी कैसा पॉलीमर है, ऊष्मा प्रतिरोधी है, निष्क्रिय होता है, गलनांक 33 डिग्री सेल्सियस होता है, सांद्र अम्ल और सांद्र क्षारों के विलयन का उच्च ताप पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अगर आपके पास ऐसा बर्तन है जिस पर टेफ्लॉन की कोटिंग हुई है, तो कंसनट्रेटेड एसिड और कंसनट्रेटेड बेस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसीलिए यह न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। तो यही रीज़न है कि क्यों टेफ्लॉन की कोटिंग करी जाती है किसी नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स पर। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाकी अगर मैं पूछूं नायलॉन क्या है, नायलॉन के बारे में आपको क्या पता है, तो नायलॉन के बारे में भी आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। नायलॉन के बारे में ये है कि जो नायलॉन, यहाँ पे कहीं लिखा है नायलॉन, नायलॉन नहीं लिखा है, तो देखिए नायलॉन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो पैरासूट जो है वो नायलॉन का ही बनता है। पैरासूट किसका बना होता है, नायलॉन का। रोप्स यानी कि रस्सियाँ किसकी बनती हैं, नायलॉन की। ब्रिशल्स, आपके ब्रश में जो ब्रिशल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, नायलॉन के। तो नायलॉन के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई नायलॉन की बात। और उसके बाद अगर हम बेकेलाइट की बात करें तो यहाँ पे जैसे बेकेलाइट है, तो हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, बेकेलाइट का यूज़ कहाँ पे है, तो बर्तनों के हैंडल बनाने में, वो किसका बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है। बाकी पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, और ये पीवीसी क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक है। तो काफ़ी जानकारी मिली, नायलॉन के बारे में जान गए, पीवीसी के बारे में जान गए, बेकेलाइट और टेफ्लॉन के बारे में जान गए। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 120 में इन्होंने पूछा है कि कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है। तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था रेयॉन के बारे में कि वुड पल्प से बनता है, यानी लकड़ी की लुगदी से। फर्स्ट मैनमेड फाइबर है। आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है इसको, क्योंकि सिल्क लाइक अपीयरेंस होता है। विस्कस, रेयॉन और आर्ट सिल्क, इसको किस लैंग्वेज में बोलते हैं, कपड़ा उद्योग में विस्कस, रेयॉन या आर्ट सिल्क के रूप में बोलते हैं, और इसी को हम लोग कृत्रिम रेशा भी बोलते हैं। तो वही इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए रेयॉन से क्वेश्चन बना तो इन्हीं पॉइंट्स में से बन गया। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है, तो वो रेयॉन है। रेयॉन क्या है, कृत्रिम सिल्क, कृत्रिम रेशा के रूप में जाना जाता है। रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। रेयॉन सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु है, यानी फाइबर है, बात कर चुके हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से भी किया जाता है, और मतलब कि ये ना तो पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप के बहुलक से मिलता है, और ना ही पूर्ण रूप से कृत्रिम रूप के बहुलक से मिलता है, इसलिए ये अर्ध कृत्रिम फाइबर है।
और कपड़ा उद्योग में इसको कृत्रिम रेशम आर्ट सिल्क के नाम से भी जानते हैं। विस्कस रेयॉन के बारे में जानते हैं, फर्स्ट मैनमेड फाइबर है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी नायलॉन पॉइंट आया है, नायलॉन के बारे में मैंने आपको बताया है, तो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। नायलॉन के बारे में क्या बताया एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। नायलॉन के बारे में मैंने ये बताया था, पैरासूट, रोप्स और ब्रेसल्स जो बनते हैं वो नायलॉन के ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? मैंने आपको बता दिया प्लास्टिक क्या होता है, पॉलीमर है लॉन्ग कार्बन चेन का, और दो तरीके का होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वे होते हैं जिनको हीट करने पर उनके शेप एंड साइज़ में चेंज नहीं आता है। शेप एंड साइज़ में चेंज आता है, जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया। थर्मोसेटिंग में मैंने आपको बताया था हीट करने पर शेप एंड साइज़ में चेंज नहीं आता है। टेफ्लॉन, मेलामाइन, बेकेलाइट, बीटल और ग्लिप्टल और इपॉक्सी रेसिन, ये कुछ एग्जांपल थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। पॉलीथीन ये तो थर्मोप्लास्टिक है, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है, पॉलिस्टर थर्मोप्लास्टिक है। बेकेलाइट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यहाँ पे गलती हो गई है इनसे, यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, इन्होंने डी लिख दिया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का बना होता है, जैसे असंतृप्त का मतलब होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और मैंने बताया अनसैचुरेटेड क्या होता है, मतलब ऐसे कार्बन्स जिनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनके पास सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगली बॉन्डेड होते हैं कार्बन आइटम्स। एथिलीन, प्रोपेलिन आदि बहुलकीकरण की क्रिया के पश्चात हाई पॉलीमर बनाते हैं और प्लास्टिक कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, यानी कि बोल सकते हैं नेचुरल प्लास्टिक, आर्टिफिशियल प्लास्टिक। आर्टिफिशियल प्लास्टिक में दो तरीके का होता है, थर्मो और थर्मोसेटिंग और थर्मो। इन्होंने बताया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और इच्छित आकार में ढाल दिया जाता है। पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है, कठोर हो जाता है। बेकेलाइट, ग्रिप्टल, बीटल, ये मैंने आपको बता दिया है। बीटल, ग्रिप्टल, इपॉक्सी रेसिन, बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन, ये सब क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब यहाँ पे एक वर्ड बार बार आ रहा है मेलामाइन। अगर आपने कल की मेरी वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने मेलामाइन नहीं बल्कि एक कैलामाइन आपको और बताया था, कैलामाइन। तो जैसे ये मेलामाइन था तो माइन इसमें भी आ रहा है, ये कैलामाइन माइन इसमें भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा था मैं। जब मैं मेलामाइन बोल रहा हूँ दिमाग में आ रहा था कुछ बताया है कल इससे रिलेटेड पॉइंट। तो मेलामाइन ये तो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, लेकिन कैलामाइन क्या था, कैलामाइन जिंक का ओर था। कल मैंने ओर जितने बताए हैं वो ज़रूर याद रखिएगा। अगर पेपर में ओर का कोई क्वेश्चन आ गया तो ऑब्वियसली वहीं से देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 121 आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 102, प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं क्या कथन दिया हुआ है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक पॉलीमर है और लोचदार गुण होता है यानी लचीला होता है। अब रबड़ के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। रबड़, जो भारतीय रबड़ होता है उसको काउथ कोच भी बोलते हैं, काउथ चौक। तो जो भारतीय रबड़ होता है उसको काउथ चौक भी बोलते हैं। और ये किसका बना होता है, किस पॉलीमर का बना होता है? तो आइसोप्रीन पॉलीमर का बना होता है। तो ये पूछ लिया है इन्होंने, एक बार पूछ लिया है पेपर में। मुझे याद है मैंने जूनियर एडेड का जो साइंस पढ़ाया है उसमें रबड़ को लेके मैंने बताया था कि आइसोप्रीन आया हुआ है, वो जूनियर एडेड में आया हुआ था टीचिंग एग्जाम में। यहाँ हम लोग UPSSC पेट दे रहे हैं तो इसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि आइसोप्रीन पॉलीमर का बना होता है रबड़। उसमें पूछा था कि रबड़ किस पॉलीमर का बना होता है, तो आइसोप्रीन पॉलीमर का बना होता है। इसके बाद रबड़ से रिलेटेड एक पॉइंट आता है वेल्केनाइजेशन। वेल्केनाइजेशन वो प्रोसेस है, रबड़ बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेल्केनाइजेशन। और आपको एक बात ये भी बताएंगे, सल्फ़र से क्वेश्चन आया था कि रबड़ को हार्ड बनाने के लिए क्या ऐड किया जाता है, तो उसमें सल्फ़र ऐड किया जाता है। रबड़ के बारे में क्या ध्यान रखना है, भारतीय रबड़ को काउथ चौक भी बोलते हैं, आइसोप्रीन पॉलीमर का बना होता है, वेल्केनाइजेशन प्रोसेस रबड़ बनाने के लिए यूज़ होती है और सल्फ़र ऐड किया जाता है उसको रबड़ को हार्ड बनाने के लिए। तो और रबड़ का गुण क्या है, प्राकृतिक बहुलक है यानी कि नेचुरल पॉलीमर है, लोचदार गुण होता है, कृत्रिम पॉलीमर नहीं है, बहुलक ही नहीं है, ये तो कह दिया पॉलीमर ही नहीं है, गलत है। और प्राकृतिक बहुलक है लेकिन लोचदार गुण नहीं है। रबड़ क्या है, फ्लेक्सिबल कितना ज़्यादा होता है उसमें लोच गुण पाया जाता है। यहाँ पे इन्होंने बताया प्राकृतिक रबड़ भारतीय रबड़ या काउथ चौक भी कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक आइसोप्रीन के पॉलीमर से बना होता है।
प्राकृतिक रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको रबड़ के बारे में ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 123 से अब हमारा विविध यानी मिसक्लिनियस क्वेश्चंस हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। आज के वीडियो में अगर करेंगे इसको हम तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो ये हमारा इसके बाद जो मिसक्लिनियस टॉपिक हम शुरू करेंगे वो हमारा केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो होगा और 150 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 122 कर चुके हैं, तो इसके बाद फिज़िक्स कंप्लीट कर चुके हैं और ये केमिस्ट्री कल लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री भी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बायो शुरू करेंगे। बायो के 350 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी इसी तरह से डिस्कस कर लेंगे और उम्मीद ये करेंगे कि यूपीएससी पेट में जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमारे ही वीडियो से मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, उनके ऑप्शंस का एनालिसिस किया है और जो भी टॉपिक आया है उसके बारे में एडिशनल जानकारी ली है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी और आप क्लासेस देख रहे होंगे, वीडियोस को देख रहे होंगे। सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। थैंक यू।